नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। गाजा पट्टी में अल अहली अरब अस्पताल पर मिसाइल अटैक को लेकर इजराइल और हमास के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने इस मामले में इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। व्हाइट हाउस ने बुधवार यानी कि 18 अक्टूबर को कहा कि अमेरिकी खुफिया जानकारी से ये पता चला है कि गाजा अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल दोषी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये एक आतंकवादी समूह की ओर से दागे गए मिसफायर रॉकेट का परिणाम है। ऐसे में ये साफ है कि बाइडेन इस मामले में इजराइल के उस बयान के साथ है जिसमें उसने कहा था कि अस्पताल पर हुए हमले में उसका हाथ नहीं है। वहीं हमास अब भी इस हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। इजराइल ने कहा कि वो मिस्र को गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की सीमित खेप पहुंचाने की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय से कहा कि इजराइल की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। इजराइल ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि गाजा को सहायता कब से पहुंचानी शुरू की जाएगी। मिस्र की राफा सीमा से आवश्यक सहायता की गाजा तक आपूर्ति की क्षमता सीमित है और इसी पर मिस्र ने कहा है कि इजरायली हवाई हमलों में सीमा क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने इस मंजूरी को देने के साथ ही 3 शर्तें भी रख दी है। इजराइल का कहना है कि अगर शर्तों का पालन किया जाएगा तभी वो इसकी मंजूरी देगा। ऐसे में अब हमास को फैसला करना है कि वो इजराइल की शर्तों को स्वीकार करता है या फिर नहीं। इजराइल ने बुधवार को कहा कि वो मिस्र को गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की सीमित खेप पहुंचाने की अनुमति देगा, लेकिन इजराइल ने 3 शर्तें रखी है। इजराइल ने पहली शर्त में कहा है कि वो खाद्य सामग्री, पानी और दवा की आपूर्ति को नहीं रोकेगा, बशर्ते आपूर्ति हमास तक न पहुंचे। बयान में अत्यधिक आवश्यक ईंधन का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरी शर्त है कि इजराइल अपने क्षेत्र में गाजा में आपूर्ति पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। सिर्फ मिस्र की सीमा से ही इन्हें गाजा से तक पहुंचाया जा सकेगा। वहीं इजराइल की तीसरी शर्त यह है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को गाजा में बंधक बनाए गए अपहृत इजरायलियों से मिलने की अनुमति दी जाए। इजराइल के इस ऐलान पर अभी तक हमास की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में गाजा के लोगों की सहायता अब हमास के रहमो करम पर टिकी हुई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया है जिसमें इजराइल पर हमास के हमलों, नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया गया था। 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया। वहीं 2 सदस्य अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य पूर्व पहुंचकर राजनयिक वार्ता कर रहे हैं और हमें उस कूटनीति की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्ताव में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। वहीं अमेरिका ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर लाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर लगाने से इस्लामिक राष्ट्रों में अमेरिका के खिलाफ आक्रोश फैलना तय माना जा रहा है। इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने इजराइल पर हमले को लेकर हमास के 10 सदस्यों के एक समूह और कुछ देशों में फैले उसके वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका में इजराइल पर हमास के अचानक किए गए हमले में 1000 से अधिक लोगों के मारे जाने और उन्हें अगवा किए जाने की प्रतिक्रिया में ये कदम उठाया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा अस्पताल में हुए विस्फोट के मामले में भी इजराइल को क्लीन चिट दे दी है। इधर ये भी बता दें आपको कि गाजा में अस्पताल में हुए हमले के साथ मध्य पूर्व बड़े संकट में घिर गया है। हमास द्वारा इजराइल पर 7 अक्टूबर को घातक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई लोगों के मरने की सूचना सामने आई थी। इन हमलों के कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका ने इस क्षेत्र में वॉरशिप और विमानों को भेजना शुरू कर दिया था ताकि वो इजराइल को मदद पहुंचा सके। इजराइल हमास वार में अपने साथी देश इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर
कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया है। दोनों वॉरशिप पर अमेरिका के हजारों कमांडो, दर्जनों फ्लाइटर जेट्स, खतरनाक मिसाइलें और अटैक हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं। ये दोनों स्ट्राइक ग्रुप चुटकियों में किसी भी देश की हालत खराब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के 2000 सैनिक भी इजराइल जाने को तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों को काला सागर में तैनात करने का आदेश दिया है। पुतिन ने बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की और इसके बाद बीजिंग में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने किंजल मिसाइलों से लैस MiG-31 विमानों को काला सागर में भेजा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन भूमध्य सागर में जो भी हो रहा है उस पर हम नजर बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल हमास युद्ध के जवाब में अमेरिका ने 2 विमान समूहों को भूमध्य सागर में ट्रांसफर कर दिया है। इधर क्रेमलिन नेता ने कहा कि ये सब मध्य पूर्व में संघर्ष की पृष्ठभूमि में माहौल को और गर्म कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच बीते 12 दिनों से युद्ध जारी है। इस दौरान लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुधवार को भी गोलीबारी की थी। इसके जवाब में इजरायली सेना ने जैसे को तैसा की तर्क का जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। आईडीएफ की ओर से बताया गया कि बीते कुछ घंटों में आईडीएफ ने लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह से संबंधित ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान सीमा से सटे रोश हानिकरा से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उन्हीं जगहों पर टारगेट किया गया है। द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिजबुल्लाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि बुधवार को साउथ लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक में संगठन के 2 सदस्य मारे गए हैं। हमास से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इजराइल दौरे पर पहुंचे। यहां ऋषि सुनक ने कहा कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ स्क्लोज भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपना समर्थन भी दिखाया था। ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा कि मैं इजराइल में हूं, राष्ट्र शोक में है, मैं आपके साथ दुखी हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं, आज और हमेशा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंचे हैं। यहां उन्होंने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात भी की है और इसके बाद दोनों की सीक्रेट मीटिंग भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये जानकारी आपको दे दें कि ग्रामीण कौशल विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्र को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बीजेपी शासनकाल में हुए विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जनता से समर्थन मांगा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आप मुझ तक अपना समर्थन पहुंचाएंगे। इसके साथ ही इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। ये पत्र आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा ने कई नेताओं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जारी किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से मुक्त होगा। घोटाले करने वालों को बीजेपी सीधा करने का काम करेगी। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी ने देश भर के आदिवासियों के सम्मान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा किया।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार 3 दिवाली मनेगी। शाह ने कहा कि पहली दिवाली के दिन, दूसरी दिवाली जब बीजेपी जीतेगी और तीसरी दिवाली जब जनवरी में अयोध्या में श्री राम का मंदिर होगा। आगामी दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर पार्टियां अब अपने अपने स्तर पर चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटी है। इधर मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मिजोरम में अगले महीने यानी कि 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए तिथि तय की है। आम आदमी पार्टी विपक्षी गठबंधन INDIA की प्रमुख सहयोगी पार्टी है, जिसमें मिजोरम की आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने का ऐलान किया गया था। इधर इसकी जानकारी देते हुए पार्टी की पूर्वोत्तर राज्यों की इकाई के प्रभारी राजेश शर्मा ने कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि संगठनात्मक विस्तार के लिए एक समन्वय समिति और एक उत्तर पूर्व प्रकोष्ठ का जल्द ही गठन किया जाएगा। हार्दिक पांड्या चोट के चलते बांग्लादेश के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में बीच से ही बाहर चले गए हैं। पांड्या के पैर में चोट लगी है। ये भारतीय टीम के लिए बड़ी परेशानी की बात कही जा रही है। हार्दिक पांड्या अपना पहला ही ओवर फेंकने आए थे। उनकी पहली गेंद बहुत अच्छी थी, जो लिटन दास के बल्ले के करीब से गुजरी थी, लेकिन दास ने इसके बाद लगातार 2 चौके लगाए। दूसरा चौका सीधा गेंदबाज की दिशा में आया और यहीं पर हार्दिक ने अपना दायां पैर गेंद को रोकने के लिए आगे किया था, लेकिन ऐसा करना उनके लिए भारी साबित हुआ और उन्हें पैर में चोट लग गई। इसके बाद आपको बता दें कि पहले मैदान पर हार्दिक का इलाज किया गया। ऐसा लगा जैसे सब ठीक है और वो उठकर गेंदबाजी मार्ग पर भी गए। उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं हो पाया। ये इस मैच का बड़ा लम्हा था और भारतीय टीम के संतुलन के लिए बड़ा झटका भी। हार्दिक की चोट अगर गंभीर होती है तो टूर्नामेंट में भारत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 307 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 से जान गंवाने वालों की संख्या 5,32,037 है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में कोविड के 4,49,99,728 मामले सामने आ चुके हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में संक्रमण से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,44,67,384 हो गई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण से ठीक होने का दर 98.81% है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु दर 1.18% है। मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक देश में कोविड-19 से बचाव के लिए टीके की 220.67 करोड़ खुराक अब तक दी जा चुकी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।